we'll be starting the next part of our lecture. लॉकआउट पे हमने ख़त्म किया था. लॉकआउट को पढ़ते हुए जो डेफिनेशन क्लॉज था हमारे पास 21 था लॉकआउट, और हमने उसको पढ़ते हुए स्ट्राइक को जो है जो मेनली एक साथ डिस्कस होते हैं उसको भी डिस्कस कर लिया. सेटलमेंट को कर रहे थे, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, लेकिन इसको एक दफ़ा फिर मैं रिपीट करूँगी जो हम एक सीक्वेंस से चल रहे हैं. तो लॉकआउट हमारा 21 था. 22 पे हमारे पास ऑफिसर की डेफिनेशन है. तो वहाँ से बेशक सिंपल है, लेकिन हम एक दफ़ा इसको गो थ्रू कर लेते हैं. ऑफिसर, यहाँ पे वो क्या लिखते हैं, इन रिलेशन टू अ ट्रेड यूनियन. टी यू जहाँ भी लिखा हुआ है वो ट्रेड यूनियन है. कहीं कहीं मैंने अब्रीविएशन इसलिए यूज़ किया ताकि आप लोग थोड़े फेमिलियर हो जाएं. जब एग्ज़ाम्स में या एमसीक्यूज या किसी टेस्ट वगैरह में आते हैं तो नॉर्मली इस तरह की अब्रीविएशन यूज़ कर लेते हैं. टी यू, सी बी ए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, collective bargaining agent. In relation to trade union means any member of executive. Executive कौन था जो management of affairs कर रहा था as per constitution of this act. ठीक है, तो एनी मेंबर ऑफ एग्जेक्टिव, लेकिन इसमें वो दो बंदे इंक्लूड नहीं है, ऑडिटर या लीगल एडवाइज़र. ठीक है, वो ऑफिसर की डेफिनेशन में नहीं आएंगे. ठीक है, फिर ये ऑफिसर की डेफिनेशन देना क्यों ज़रूरी है. हमने एम्प्लॉयर पढ़ा था, एम्प्लॉयर का हमने ई पार्ट पढ़ा था. तो वो कह रहे थे कि अब एम्प्लॉयर वो भी हो सकता है कोई प्रोपराइटर मतलब ओनर, डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, एजेंट और ऑफिसर. ठीक है, तो इधर उन्होंने क्लियर कर दिया कि आप ऑफिसर को एक हद तक एम्प्लॉयर कह सकते हैं. लेकिन अगर आप ये कहें कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा और आप कहें कि ऑडिटर और लीगल एडवाइजर ही ऑफिसर थे और आप उसकी बेसिस पे केस कर दें, तो कोर्ट के पास सामने प्ली होगी कि जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 में ऑफिसर की डेफिनेशन में उन्होंने खुद लिख दिया, जिसने लॉ बनाया है, कि इसमें ऑडिटर लीगल एडवाइजर नहीं है, बाकी कोई भी मेंबर ऑफ एग्जेक्टिव हो सकता है. ठीक है, ये ऑफिसर की डेफिनेशन है. ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर्स और ऑफ एम्प्लॉयर्स. अभी भी अटेंडेंस अगर कोई ले ले, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कुछ एक दो न्यू भी हैं, हुबाब और शराज बोथ. जी जी मैम दे रहे हैं. ठीक है, थैंक यू. ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर्स और ऑफ एम्प्लॉयर्स फॉर फर्दरिंग एंड डिफेंडिंग द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स. कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, किसकी, वर्कर्स की ऑर्गेनाइजेशन या फिर एम्प्लॉयर्स की ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है. मेन काम क्या होगा उसका, कि वो उनके इंटरेस्ट को फर्दर करे, आगे तक पहुंचाए, या डिफेंड करे अगर कोई डिफरेंस आ रहा है या कोई उनके राइट्स की ब्रीच हो रही है ऑफ वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स. तो ये ऑर्गेनाइजेशन होगी, इसका काम ये होगा. एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर और ऑफ एम्प्लॉयर्स, ये वर्कर की भी हो सकती है, एम्प्लॉयर की भी हो सकती है. ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड, जहाँ जहाँ इस एक्ट में प्रिस्क्राइब का वर्ड यूज़ किया गया तो प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स, इससे रेलेवेंट जो रूल्स होंगे, इंडस्ट्रियल रिलेशन रूल्स जो है उनको देखा जाएगा, किसी और लॉ को, किसी और सिविल या क्रिमिनल प्रोसीजर को नहीं देखा जाएगा. पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, एनी सर्विसेज स्पेसिफाइड इन स्केड्यूल 1. इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट के एंड पे दो स्केड्यूल्स हैं. तो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज इन्होंने कह दिया कि जो स्केड्यूल 1 में बातें लिखी गई हैं, बुक मेरे सामने है, मुझे आप 10 सेकंड दें, मैं खोल के इसमें देख भी लेती हूँ कि क्या बातें इन्होंने लिखी हुई हैं, ताकि आप लोगों को ज़रा आसानी हो जाए. स्केड्यूल 1 में पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में इन्होंने लिखा हुआ है, द जनरेशन, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ऑयल और वाटर टू द पब्लिक. Any system of public conservancy or sanitation, hospitals and ambulance services, firefighting services, postal telegraph services, railway and airway services, ports, watch and ward staff security services. तो जहाँ जहाँ पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हैं, अगर उसमें एक्सप्रेसिटली नहीं लिखा कौन सी सर्विस है, तो जो स्केड्यूल 1 में 8 बातें बता दी गई, अगर उसमें से कोई एक सर्विस है तो आप कहेंगे कि हाँ इस एक्ट के अंदर ये पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज है. खुद भी आप एक दफ़ा देखें, साथ मैंने पढ़ भी दिया ताकि थोड़ा सा आप लोगों को आसानी हो जाए. रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन क्या होगी, कोई भी ट्रेड यूनियन जो अंडर दिस एक्ट रजिस्टर होगी. अंडर दिस एक्ट मतलब इसके अंदर जो प्रोसीजर गिवन है, जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, जितना टाइम लगाना है, जो जो चीज़ें लगानी है रजिस्टर करने के लिए, ट्रेड यूनियन फॉर्म फिल करना है, अगर वो आप सारी चीज़ें फॉलो करते हैं तो आपकी ट्रेड यूनियन को क्या कहा जाएगा, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन अंडर दिस एक्ट. रजिस्ट्रार क्या होगा, रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट. जो सारी रिक्वायरमेंट पूरी करके फिर जो रजिस्ट्रार अपॉइंट होगा वो रजिस्ट्रार कहलाएगा. रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड अंडर दिस एक्ट.
इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अब आई है, सेटलमेंट अराइव्ड एट। सेटलमेंट क्या है कि मामला सेट कर लेना, ठीक है। नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं ना यार इस मामले मसले को सही करो यार, सेट करो, जान छुटे। तो सेटलमेंट अराइव्ड एट इन द कोर्स ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग। कोर्स ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग क्या है कि दो पार्टीज थी, एम्प्लॉयर थे और वर्कर थे, उनमें कोई डिस्प्यूट है, डिफरेंस है, तो उसको आपने सेटल करना है, उसको ख़त्म कराना है ताकि काम दोबारा शुरू हो, चिक चिक ख़त्म हो, ठीक है। तो इन द कोर्स ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग इंक्लूड्स एन एग्रीमेंट। दोनों की बात सुनी, फिर एक ऐसा एग्रीमेंट बनाया, कुछ दो बातें इनकी सुन ली, तीन उनकी सुन ली, ताकि विन विन सिचुएशन हो दोनों के लिए, कि ये नहीं है कि एक्सट्रीम किसी एक की तरफ उसका वो हो, जो रुझान है। तो उस पर फिर उसकी बेसिस पे आपने एक एग्रीमेंट बना लिया, ठीक है। अब वो एग्रीमेंट किसके दरमियान होगा, जिसके दरमियान डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट किसके दरमियान होगा, एम्प्लॉयर और वर्कमैन के दरमियान होगा। इंडस्ट्री की बात करें, लेबर लॉ की बात करें। और कंडीशन क्या है, वेयर देयर इज नो सीबीए, नो कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट, ठीक है। कोई कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट नहीं होगा, सेटलमेंट की ये कंडीशन है, ठीक है, आर्बिट्रेशन की नहीं है। आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रेटर हो सकता है, और भी कंडीशन हो सकती हैं। सेटलमेंट की जो बात है उसमें देयर इज नो सीबीए। सच एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट उनका होगा, मुआहदा होगा, एंड पे जो डिसीजंस होंगे वो क्या होंगे, लिख के, मतलब उसको एक पेपर पे लिखा जाएगा, शुड बी इन राइटिंग होगा, कुछ भी ओरल नहीं होगा, ठीक है। एंड हैज बीन साइंड बाय पार्टीज, बोथ पार्टीज, एम्प्लॉयर और वर्कमैन दोनों उसको साइन करेंगे। कैसे साइन करेंगे, इन अ मैनर प्रिस्क्राइब, जो भी लॉ के अंदर बात पूरा मसला बताया गया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। कॉपी ऑफ दिस हैड बीन सेंड टू, और फिर इसकी कॉपी गवर्नमेंट को, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री, आपकी कंपनीज ऐसी सीपी में रजिस्टर होती हैं, इंडस्ट्री आपकी इनकॉर्पोरेटेड है, तो आप गवर्नमेंट को, कंसिलिएटर को, या कोई भी अदर पर्सन में भी प्रिस्क्राइब्ड अंडर लॉ, उसको उसकी कॉपी भी भेजेंगे, ताकि रिकॉर्ड में बात आ जाए कि आप लोगों की सेटलमेंट हो गई है, मसला रफा दफा हो गया है। इससे मैं आप लोग को एट द एंड एक मूवी बताऊंगी, ठीक है, एट वॉर, जो हमें भी हमारी टीचर ने साइन की थी, लेकिन आपने उसको इस पर्सपेक्टिव से देखना है। हमें उन्होंने बहुत एंड पे बताई थी, तो हम लॉ भूल चुके थे, फिर मूवी हमने देखी थी सब टाइटल्स के साथ। है फ्रांस की मूवी, लेकिन आप सब टाइटल्स के साथ देखेंगे तो आप लोग को समझ आ जाएगी, और बहुत इंटरेस्टिंग आपको लगेगा, तब आपको मेन फ़र्क पता चलेगा स्ट्राइक, लॉकआउट का, सेटलमेंट क्या होती है, क्या प्रोसीजर हो सकता है। तकरीबन घंटे की वो है सबटाइटल्स के साथ। तो जो अच्छा है, आपस में आप लोग क्लास में भी कोऑर्डिनेट कर लें अगर किसी स्टूडेंट को आता है, क्योंकि मुझे उसका खुद डाउनलोड करना नहीं आ रहा था, तो मेरे क्लास फेलो ने मुझे सबटाइटल्स अलहदा से भेजे, मैंने उसको दोनों फाइल्स को एक साथ खोला, तो वो सबटाइटल्स जो है वो रन होने शुरू हो गई थी। तो वो बहुत अच्छी, और बहुत मेन आपको जो कॉन्सेप्ट है ना, स्ट्राइक, लॉकआउट, सेटलमेंट वगैरह को सब कंसीडर हो जाए, समझ आ जाएगी, और ट्रेड यूनियन का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वो मैं एंड पे भी बता दूंगी, लेकिन अभी मुझे याद आया तो मैंने कहा मैं यहाँ पे कोट कर दूँ, जब अगर आप कोई रिकॉर्डिंग सुनता है तो उसको याद रहे। स्ट्राइक क्या है, स्ट्राइक को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सेसेशन ऑफ वर्क होगा, किसकी तरफ से होगा, वर्कर्स। अ पार्टी ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड, तो वो कौन है, वर्कर्स है, वर्कमैन है। कहाँ पे, जो स्टैब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं। एक्टिंग इन कम्बिनेशन और कंसर्टेड रिफ्यूजल, रिफ्यूजल अंडर कॉमन अंडरस्टैंडिंग। सिंपल एक बात वो कहना चाह रहे हैं, कॉमन अंडरस्टैंडिंग की वजह से उन्होंने रिफ्यूज़ किया, किसको, सेसेशन ऑफ वर्क, काम को रोक दिया, काम को करने से मना कर दिया। ऑफ एनी नंबर ऑफ पर्सन, वो कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इस मूवी में भी था कि एक ट्रेड यूनियन थी, पहले मिल के वो एक कॉज के लिए काम कर रहे थे, कि वो कंपनी जो है वो ख़त्म कर रहे थे और जा रहे थे, तो उन्होंने मिल के उनसे बात की कि आपने हमसे कॉन्ट्रैक्ट किया है, हम आपको ज़्यादा टाइम काम करते रहे हैं, और हम आपसे पे भी नहीं लेते रहे, क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट नहीं थी, लॉस में थी। तो अभी आपने हमसे एग्रीमेंट किया कि 3 साल तक एटलीस्ट आप हमें एम्प्लॉय करेंगे, उससे पहले ही आप काम ठप करके जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मेन उसकी स्टोरी जो है थोड़ी इस तरह की है। तो वहाँ पे जो है उन्होंने जो है वो स्ट्राइक कर दी एम्प्लॉयज़ ने, अंडर अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। शुरू में जो थे वो सारे मिलके कर रहे थे, लेकिन एंड पे वो कहते हो थोड़ा थोड़ा चेक दे रहे थे, इतने पैसे लो, ठीक है, बात खत्म। कुछ थे वो कहते नहीं, हमारे इससे ज़्यादा बेनिफिट्स बनते हैं और आपने कमिटमेंट किया है। और कुछ जो है वो पैसे लेके खुश हो जाते हैं, साइड पे हो जाते हैं। तो वहाँ पे वो इस टर्म से रिलेट करता है, ऑफ एनी नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि पूरी ट्रेड यूनियन 100/100 हो, एनी नंबर ऑफ पर्सन। एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट तो आया है ना, और कुछ लोगों की कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, उसकी बेसिस पे वो काम रोक देते हैं, तो वो भी स्ट्राइक के अंदर कंसीडर की जाएगी, ठीक है। ट्रेड यूनियन, एनी कम्बिनेशन ऑफ वर्कमैन, एम्प्लॉयर्स और employers formed primarily
फॉर द पर्पज ऑफ रेगुलेटिंग द रिलेशन। क्या है कि ट्रेड यूनियन क्या है? कम्बिनेशन ऑफ वर्कमैन और एम्प्लॉयर्स। किस काम के लिए? कि आप जो रिलेशन को रेगुलेट कर सकें। किसके रिलेशन को रेगुलेट कर सकें? वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर्स के दरमियान, वर्कमैन एंड वर्कमैन के दरमियान। अब एक इंडस्ट्री में डिफरेंट ग्रुप ऑफ इस्टेब्लिशमेंट्स होंगी, तो हर इस्टेब्लिशमेंट की अपनी ट्रेड यूनियन हो सकती है। ठीक है, अगर आपके माइंड में ये सवाल आता है, चलो एक मेन बात तो समझ आ गई, वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर है, एक एम्प्लॉयर जिसने ओनर है और जो बाकी बंदे काम करेगी। वर्कमैन और वर्कमैन वाली सिचुएशन कहाँ से आएगी, कब आएगी, क्यों आएगी? ये तो नहीं आ सकती, गलत लिखा है, ऐसा नहीं है। एक इंडस्ट्री के अंदर ग्रुप ऑफ इस्टेब्लिशमेंट्स होती हैं, हर इस्टेब्लिशमेंट हो सकती हैं, हर इस्टेब्लिशमेंट की अपनी ट्रेड यूनियन हो सकती है। तो दो जो ट्रेड यूनियन के आपस में वर्कर है, उनका भी तो क्लैश आ सकता है कि इनको ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, इनको बोनस दिया, हमें नहीं दिया, लड़ाई है, हमसे ज़्यादा काम ले रहे हैं, इनसे काम ले रहे हैं। तो वर्कमैन एंड वर्कमैन की जो रिलेशंस हैं, उनको भी रेगुलेट करने के लिए ट्रेड यूनियन हो सकती है। एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स की भी हो सकती है। कोई दूसरी इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं, उसमें कोई मसला आ गया है, तो फिर भी लॉ तो यही लगेगा ना, मेन लॉ तो लेबर लॉ यही है। तो उसको भी ये जो है वो प्रोटेक्ट करता है। वो उनकी भी ट्रेड, मतलब एक इंडस्ट्री की ट्रेड यूनियन के दूसरी इंडस्ट्री के ट्रेड यूनियन से कोई मसला हो गया हो कि आप यहाँ पे तुम लोग क्यों काम कर रहे हो, ये तो हमारा एरिया है, इस तरह से सिचुएशन भी हो सकती है। ये सारी फर्जी सिचुएशन है, लेकिन इससे मिलती जुलती सिचुएशंस होती हैं, तभी ये लॉ बना हुआ है। और फॉर इम्पोजिंग द रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन ऑफ कंडक्ट, कि एक तो ये है कि आप मसले उनके सॉल्व कराएंगे, रिलेशन उनके मतलब रेगुलेट करेंगे। दूसरा, उसके बदले में एट द एंड आप क्या करेंगे? रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन कर देते हैं कि कंडक्ट की, कि वर्कर्स इस लिमिट तक एहतजाज कर सकते हैं, एसोसिएशन कर सकते हैं, इस लिमिट तक फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है। और एम्प्लॉयर भी इस हद तक फ्री हो सकता है, इससे ज़्यादा फ्री नहीं हो सकता। रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस हैं, लॉ में जो बात है उसको माननी पड़ेगी, बेशक एम्प्लॉयर है, ज़्यादा फन्ने खान नहीं बनना किसी ने भी। तो रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस जो हैं वो बताएगा। ऑफ एनी ट्रेड और बिजनेस, जो वो काम कर रहे हैं, जिसके लिए वो इंडस्ट्री या बिजनेस बन रहा है, ऑफ एनी ट्रेड और बिजनेस। और उसमें इंक्लूड्स अ फेडरेशन ऑफ 2 और मोर ट्रेड यूनियंस। ये बहुत सिंपल बात है, मेन आपको पता होना चाहिए ट्रेड यूनियन क्या होगी, क्योंकि जूनियर स्टूडेंट्स भी हैं, तो जनरली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऑल्दो आई ट्राइड कि एक एक वर्ड आपको समझ आ जाए, लेकिन जो जूनियर्स हैं उनको नहीं समझ आएगी, मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ। तो कीप द स्टोरी वेरी सिंपल। कम्बिनेशन ऑफ वर्कमैन और एम्प्लॉयर्स किस लिए बनी? फॉर पर्पज ऑफ रेगुलेटिंग द रिलेशन तीन लोगों के दरमियान, वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर, वर्कमैन एंड वर्कमैन, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर, WE, ठीक है। किस पर्पस के लिए? और फॉर इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन ऑफ कंडक्ट, किसके लिए? ऑफ एनी ट्रेड और बिजनेस, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशनल क्या है? ट्रांसफॉर्मेशनल क्या है? एनी स्टैब्लिशमेंट या ग्रुप ऑफ एस्टैब्लिशमेंट या इंडस्ट्री जिसकी ब्रांचेस हों एक से ज़्यादा जगह पे, मोर देन वन प्रोविंस, तो उसको ट्रांस प्रोविंशियल इंडस्ट्री, ट्रांस प्रोविंशियल एस्टैब्लिशमेंट, ट्रांस प्रोविंशियल ग्रुप ऑफ एस्टैब्लिशमेंट कहेंगे, ठीक है। वर्कर और वर्कमैन, स्ट्राइक की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थी, सेटलमेंट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थी, लॉकआउट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थी, इंडस्ट्री की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थी, कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थी, और सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, और वो एंड पे आई है हमारे पास, काफ़ी लंबी भी है, पर फिर मैंने फिर भी मेहनत की आप लोगों के लिए कि आप लोगों को समझ आ जाए। वर्कर और वर्कमैन की है। वर्कर, अगर आपसे कोई पूछे, ये इसी डेफिनेशन या इसी तरह की डेफिनेशन एम्प्लॉय की भी होती है, ठीक है, वो डिफरेंट दूसरे लॉज के अंदर। तो अगर वो एम्प्लॉय की डेफिनेशन है, तो अगर आपको ज़रूरत पड़े, कोई ऐसी कंडीशन सामने आए, कोई लॉ रिलेट करना हो, कोई केस लॉ रिलेट करना हो, उसमें एम्प्लॉय की डेफिनेशन है, तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि उधर जो एम्प्लॉय है और यहाँ जो वर्कर की डेफिनेशन है, क्या उसमें कोई मैच बन रहा है, क्या उससे रेलेवेंट जो प्रेसिडेंट केस लॉज है हम उसकी मदद ले सकते हैं या नहीं ले सकते। जनरली ली जाती है, ठीक है। जैसे इस्टेब्लिशमेंट इंडस्ट्री को सेम भी कहा जाता है, तो उस तरह के भी केस लॉज हैं जिसमें लिखा हो एक्सप्लिसिटली कि इस्टेब्लिशमेंट इज़ अ इंडस्ट्री। कुछ ने उसको काउंटर भी किया कि नहीं, इस्टेब्लिशमेंट इंडस्ट्री नहीं है। इसी तरह वर्कर कैन बी एन एम्प्लॉय, कैन नॉट बी एन एम्प्लॉय। तो वर्कर और वर्कमैन की डेफिनेशन क्या है? सब हर डेफिनेशन के बाद बुक में लिखा हुआ है, वर्कर और वर्कमैन मीन्स, ऑफिसर मीन्स, तो मीन्स मैंने नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे आपको बता रही हूँ, अब आपको याद रहेगा। ऑफिसर मीन्स, ट्रेड यूनियन मीन्स। तो वापस आ जाते हैं, वर्कर और वर्कमैन मीन्स क्या? मीन्स कि कोई पर्सन होगा, ठीक है, सिंगल पर्सन बात करें, ग्रुप ऑफ पर्सन बात करें, नॉट फॉलिंग विद इन डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयर। वो एम्प्लॉयर नहीं है। एम्प्लॉयर हमने बड़े लंबी कहानी उसकी पढ़ी,
एम्प्लॉयर कौन हो सकता है, यहाँ पे है, मैं फिर आपको बताती हूँ। एम्प्लॉयर हमारे पास था कि ऐसा आदमी, ऐसा पर्सन या बॉडी ऑफ पर्सन, वेदर इनकॉर्पोरेटेड नॉट, वो क्या काम करता था, वो हु और विच, वो एम्प्लॉय करता था, किसको एम्प्लॉय करता था, वर्कमैन को एम्प्लॉय करता था। कहाँ पे एम्प्लॉय करता था, इस्टेब्लिशमेंट के इंडस्ट्री में एम्प्लॉय करता था। कैसे करता था, अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। उसमें कौन कौन बंदे आ सकते हैं, लीगल हेयर सक्सेसर या साइनी आ सकते हैं, कोई ऐसा बंदा जो मैनेजमेंट या कंट्रोल कर रहा है, कोई अगर फेडरल गवर्नमेंट की बात है तो अथॉरिटी अपॉइंटेड या एचओडी, अगर लोकल अथॉरिटी की बात है तो ऑफिसर अपॉइंटेड, अगर नहीं है तो सीईओ, या फिर कोई भी प्रोपराइटर, डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, एजेंट, ऑफिसर या एनी पर्सन ऑथराइज, ये एम्प्लॉयर है। लेकिन वो कह रहे हैं कि वर्कमैन में इसमें से कोई बंदा नहीं होना चाहिए स्ट्रिक्टली, एनी पर्सन नॉट फॉलोइंग विद इन डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयर वो वर्कमैन होगा। ठीक है, इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट, और वो लोग जो बेशक एडहॉक अपॉइंटमेंट है, वो सुपरवाइजर है या अप्रेंटिसशिप में है, वो भी एम्प्लॉयर ही माने जाएंगे। ठीक है, वो वर्कमैन नहीं माने जाएंगे कि अप्रेंटिसशिप है फिर इन्होंने काम तो इधर ही करना है, इस बेसिस पे नहीं। इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट ये ब्रैकेट में था, इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट है सुपरवाइजर अप्रेंटिसशिप, कहाँ पे, इन एन एस्टेब्लिशमेंट और इंडस्ट्री, क्योंकि हम बात ही लेबर लॉ की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट की बात कर रहे हैं, तो हम हर जगह ज़रूर याद कराएंगे कि ये इन एन एस्टेब्लिशमेंट इंडस्ट्री की बात है। फॉर हायर और रिवॉर्ड इधर डायरेक्टली और थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, नॉट फॉलोइंग, अब इसको एक साथ पढ़ते हैं, एनी पर्सन नॉट फॉलोइंग विद इन द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयर इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट और सुपरवाइजर अप्रेंटिसशिप इन एस्टैब्लिश इंडस्ट्री फॉर हायर और रिवॉर्ड इधर डायरेक्टली और थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर। एम्प्लॉयर का काम क्या होता है कि वो हायर करता है या रिवॉर्ड देता है, ठीक है, डायरेक्टली दे या थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर हायरिंग करे, तो वो बंदे नहीं होने चाहिए एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में। वेदर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर एक्सप्रेस और एम्प्लॉयड। ठीक है, अब वो सारी कहानी बता रहे हैं कि एम्प्लॉयर ये बंदा है, एस्टेब्लिशमेंट इंडस्ट्री में होगा, वो हायर और रिवॉर्ड करता है डायरेक्टली और थ्रू कॉन्ट्रैक्टर, ये सारे काम नहीं होने चाहिए। वर्कमैन सिंपल सा बंदा है, वो कौन है, जो है एक तो अपॉइंट होता है इन रिलेशन टू एनी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, कोई मसला होता है तो उसमें उसको या तो डिसमिस किया जाता है, डिस्चार्ज किया जाता है, रिट्रेंच किया जाता है, या फिर लेड ऑफ किया जाता है, या अदरवाइज रिमूव्ड किया जाता है, DDR LOR। ये मैंने साथ इसलिए लिखा ताकि आप लोग को याद रहे कि मेन टर्म्स, कि कोई भी ऐसा बंदा जो कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय कर लिया, उसको नौकरी दे दी, तो उसकी बेसिस पे कोई अगर मसला आता है, कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट आता है ड्यूरिंग काम करते हुए, और उसकी वजह से उसको क्या कर दिया जाता है, उसको डिसमिस कर दिया जाता है, डिस्चार्ज कर दिया जाता है, रिट्रेंच कर दिया जाता है, मतलब उसकी पे कम की जाती है या सस्पेंड किया जाता है या लेड ऑफ कर दिया जाता है, या फिर अदरवाइज रिमूव कर दिया जाता है, मतलब परमानेंट टर्मिनेशन करे। लेड ऑफ का मतलब है टेम्परेरी या परमानेंट टर्मिनेशन, और अदरवाइज रिमूव या बिल्कुल ही कोई मेजर माइनर पेनल्टी लगा के रिमूव कर दिया जाता है। तो वो जब फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट इन कनेक्शन, किसी और मसले की वजह से नहीं, फॉर फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट इन कनेक्शन विद, कि उस ड्यूरिंग नौकरी, उस इंडस्ट्री से उसका कनेक्शन था, उस नौकरी के दौरान कोई मसला हुआ, और कोई या फिर उस मसले के कॉन्सिक्वेंस में कोई मसला हुआ, इसने बहुत बातें की, इसने नारे लगाए, इसने ऐसी कोई स्टेटमेंट दे दी, तो वो क्या होगा, और एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट डिस्प्यूट, कि उस डिस्प्यूट के कॉन्सिक्वेंस में, या फिर ये जो या फिर उन्होंने पहले ही डिसमिस, डिस्चार्ज या रिटर्न, इन 5 बातों में से कोई एक बात कर दी थी, रिमूव कर दिया था, डिस्चार्ज कर दिया था विदाउट नोटिस, उसकी वजह से वो जो है इट लेड टू दैट डिस्प्यूट, उसकी वजह से कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हुआ है, तो ये सारे वर्कर या वर्कमैन के अंदर आएंगे। ठीक है, ये उनकी खसूसियात है, ये उनकी समझे पावर्स हैं, कि कोई भी बंदा उनको डिसमिस, डिस्चार्ज, रिट्रेन, लेड ऑफ अदरवाइज करे जिस बंदे को, वो एम्प्लॉयर, वो वर्कर हो सकता है। एम्प्लॉयर खुद को डिसमिस नहीं कर सकता कि चलो जी आज मूड बन रहा है, मैं अपने अपने लिए अपना रिजाइन लिखूं, यू आर डिसमिस फॉर फ्यू आवर्स, ऐसा नहीं हो सकता। ये वर्कर है जो वहाँ पे काम कर रहा है, जिसको आप डिसमिस, डिस्चार्ज, रिट्रेंच, लेड ऑफ या रिमूव कर सकते हैं, तो वो इसकी डेफिनेशन के अंदर पार करेगा। एम्प्लॉयर की जो भी खसूसियात है, अगर वो ज़रा सी भी हैं तो वो वर्कर या वर्कमैन नहीं है। ठीक है, बट इट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन एम्प्लॉयड इन मैनेजेरियल एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी। जो मैनेजर या एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में बंदा काम कर रहा है, वो वर्कर की डेफिनेशन में नहीं आएगा। वर्कर की डेफिनेशन में इसलिए नहीं आएगा, क्या पता उसके लिए कोई और लॉ एप्लीकेबल हो। ठीक है,
ये बात मैंने आप लोग को पहले भी बताई थी, हर ग्रेड के ऑफिसर के लिए, हर बंदे के लिए एक अपने जो हैं वो लॉज हैं उसके अकॉर्डिंग। तो वो ये कह रहे हैं कि जो मैनेजेरियल या एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में लोग हैं, वो जो है उन पे एटलीस्ट आईआरए नहीं लगेगा, बाकी जो भी लॉ लगता है, ठीक है, एफिशिएंसी डिसिप्लिनरी रूल्स लगते हैं या और कोई जो है लॉ लगता है सर्विस से रिलेटेड, लेकिन उस पर आईआरए नहीं लगता। इसलिए एक्सप्लिसिटली उन्होंने कह दिया अगर आईआरए लगेगा तो फिर उसको वर्कर या वर्कमैन की डेफिनेशन पे पूरा उतरना पड़ेगा, नहीं उतरता तो फिर नहीं लग सकता। ठीक है, ये था आज का हमारे 33 डेफिनेशन सेक्शन 2। आई होप कि सबको समझ आ गई होंगी। उससे पहले मैं आपको फिर बता रही हूँ, वर्कर और वर्कमैन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, लिखें आप लोग अपने पास, इस पर मैं आप लोग को वो देनी है, असाइनमेंट देनी है। वर्कर और वर्कमैन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, स्ट्राइक की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, सेटलमेंट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, उससे पहले लॉकआउट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को भी ऐड कर लें, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयर की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट की जो है डेफिनेशन थी वो इंपॉर्टेंट है। आई होप कि सबको समझ आ गई होगी, कोई मिस हो गया तो फिर आप मुझसे पूछ लीजिएगा। उससे पहले मैं एक दफ़ा फिर बताती हूँ, सीबीए कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट, इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयर की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, एस्टैब्लिशमेंट की इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, लॉकआउट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, स्ट्राइक की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, सेटलमेंट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, और वर्कमैन या वर्कर की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ये हमारा था सेक्शन 2 ऑफ आईआरए जो कि कंप्लीट हो गया है। अब हम जो है आगे जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ट्रेड यूनियन का प्रोसीजर, रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर, कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट वाला चैप्टर, फिर सेटलमेंट का अलहदा से, मतलब उस पर एक एक सेक्शंस है तो हम उसको अलहदा एज अ होल पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे आपको छोटी छोटी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि आपको ओवरऑल क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे रिकॉर्ड भी हो रहा है, यहाँ पे आपने एट वॉर मूवी, AT@WAR वॉर मूवी आप लोगों ने देखनी है विद सब टाइटल्स, जो कि रिलेटेड है उससे, यही स्ट्राइक्स और लॉकआउट से रिलेटेड, लेबर लॉ से रिलेटेड है, और बहुत लंबी नहीं है, आपने उसको देखना है। उसकी बेसिस पे आप लोगों की जो थर्ड असाइनमेंट होगी वो दी जाएगी। सेकंड असाइनमेंट आपकी ये होगी, जो मैंने आप लोगों को इम्पॉर्टेंट टर्म्स बताई हैं वो आपने सिंध इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट, पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट, बलूचिस्तान इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट, और 2017 का जो है जम्मू एंड कश्मीर का जो इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट, सिंध का 2013 का है, पंजाब एंड बलूचिस्तान का 2010 का है, और 2017 का है जम्मू एंड कश्मीर का, और केपीके की डेट मुझे भूल गई है, उसका इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट का आपने ये 5 कॉलम्स बनाने हैं। ठीक है, और ये जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है ना, उठा के कॉपी पेस्ट कर लेनी है। ठीक है, एक सेक्शन बनाए, 5 कॉलम्स है, इंडस्ट्री की डेफिनेशन, बलूचिस्तान वाले की बलूचिस्तान में, सिंध वाले की सिंध में, उसके लिए उस जो है केपीके वाली और जम्मू कश्मीर वाली उठा के कॉपी पेस्ट कर ली। उसको एक दफ़ा आपने पढ़ना है, और फिर क्या करना है, जो आपको वर्ड डिफरेंट लगे या नया लगे या एडिशनल लगे उसको आपने बोल्ड कर देना है, बोल्ड कर दें, और उसको फिर इटैलिक्स कर दें या फिर बोल्ड करके अंडरलाइन कर दें। सिर्फ मैं चाहती हूँ कि आप लोग साथ साथ देख लें कि मेन डेफिनेशंस का डिफरेंस क्या है इस एक्ट में। तो आपने ये काम करना है, जितने भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं ये इस लेक्चर में रिकॉर्ड हो जाएगा। अभी इसको मैं एंड करूँगी, फिर मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लूँगी ताकि मैं अपलोड करूँ तो स्टूडेंट्स के साथ मेन मटेरियल जो है वो शेयर किया जाए। ठीक है, गिव मी अ सेकेंड।